नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। महिलाएं विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिर भी ऐसे क्या कारण हैं कि जो हमारा ग्लोबल मीडिया है, वैश्विक मीडिया है, उसमें उनकी सतत उपेक्षा होती रहती है। महिलाओं से जुड़ी खबरों के विषय या स्रोत के रूप में वे केवल 26% अपने हिस्सेदारी रखती हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है कि महिलाएं खबरों के विषय या स्रोत के रूप में मात्र 26%। एक वैश्विक सर्वेक्षण में हाल ही में यह बात सामने आई है कि दुनिया भर के प्रसारण माध्यमों और समाचार पत्रों में महिलाओं से जुड़ी हुई खबरें मात्र 1/4 हैं। और चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि पिछले 15 वर्षों में इस प्रवृत्ति में किसी प्रकार का बदलाव दृष्टिगत नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है जिसका नाम है WACC, अर्थात वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिकेशन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है संचार के अधिकारों को बढ़ावा देना, उन्हें प्रोत्साहित करना, सामाजिक न्याय को मजबूत करना और मीडिया में जो लैंगिक समानता है उसे सुनिश्चित करने के प्रयास करना। WACC एक संस्था है जो ग्लोबल मीडिया मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट GMMP का संचालन भी करती है। यह समाचार मीडिया में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक यदि कोई अध्ययन किया गया है तो वह इसी के माध्यम से किया जा रहा है। ग्लोबल मीडिया मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट GMMP 2025 दुनिया भर में समाचार माध्यमों में लैंगिक प्रतिनिधित्व पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। WACC वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर क्रिश्चियन कम्युनिकेशन का यह एक प्रमुख कार्यक्रम है जो पहली बार 1995 में शुरू किया गया था। तब से यह प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है। 2025 में इसका 7वां संस्करण GMMP+30 संपन्न हुआ, जो इस पहल की 30वीं वर्षगांठ भी है। आपने इसके नाम में ध्यान दिया होगा, एक शब्द आता है क्रिश्चियन। क्रिश्चियन शब्द से आप यह अनुमान न लगाएं कि यह कोई एक धार्मिक संस्था है। वस्तुतः यह संगठन न्याय, समानता, मानव गरिमा जैसे जो क्रिश्चियन वैल्यूज हैं उन पर आधारित है और इसमें अलग अलग धर्मों, संस्कृतियों और क्षेत्रों के लोग जुड़े हुए हैं। WACC का मुख्य उद्देश्य है हर व्यक्ति, विशेषकर जो हाशिए पर हैं, उपेक्षित हैं, उन समुदायों को संचार और मीडिया के माध्यम से एक बराबरी का अधिकार या दर्जा दिलाया जा सके। WACC ने ग्लोबल मीडिया मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के अपना जो नया संस्करण हाल ही में प्रस्तुत किया है उसमें कुछ प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। ग्लोबल मीडिया मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट को UN संस्था UN विमेन की ओर से भी समर्थन दिया गया है। GMPP, जैसा मैंने पहले भी कहा, दुनिया भर का एक ऐसा संगठन है जो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर, विशेषकर उसकी मीडिया कवरेज पर एक विस्तृत अध्ययन जारी करता है। और ये जो इनका नवीनतम अध्ययन है उसमें इन्होंने इस बात पर चिंता प्रकट की है कि अभी भी समाचार माध्यमों में महिलाओं की उपस्थिति लगभग नगण्य है। युवतियों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि वे जो मुख्य धारा का मीडिया है उसमें अपनी आशाओं, महत्वाकांक्षाओं और छवि को देख पाने में वे सक्षम नहीं है। एक चिंता यह भी है कि लिंग आधारित हिंसा से जुड़ी हुए खबरें या समाचार इन माध्यमों में लगभग नदारद हैं।
जबकि आधी दुनिया इस तरह की घटनाओं से प्रताड़ित की जा रही है। 100 में से केवल 2 खबरें ही महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न या हिंसा पर ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। हम इस बात से परिचित हैं कि महिलाओं के साथ ये प्रताड़ना, ये दुर्व्यवहार वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप में किया जा रहा है। जिस तरह से ये समाचार प्रकाशित किए जा रहे हैं, इससे परंपरागत रूढ़ियों को ही कहीं बल मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। और यही कारण है कि लैंगिक समानता को हासिल करने की दिशा में यह सबसे बड़ा गतिरोध है। लगभग 3 दशकों का अनुभव इस बात की ओर संकेत करता है कि लैंगिक समानता के लिए किए जा रहे ये प्रयास या लैंगिक रूढ़ियों का जो विरोध करने की स्थितियां हैं, उनसे जुड़ी हुई खबरें हैं, या इस रूढ़िवादी सोच के खिलाफ जो पत्रकारिता की जा रही है, वो इस समय अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर है। यह स्थिति इस बात की ओर संकेत करती है कि किस तरह से महिला अधिकारों की रक्षा करने के जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, इन पर कितना प्रतिकूल प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है। यूएन महिला संस्था की जो कार्यकारी उप निदेशक हैं किर्सी माडी, उन्होंने कहा है मीडिया वास्तविकता को दर्शाता है और लोकतंत्र की वह नींव है। लेकिन जब उसमें महिलाओं की मौजूदगी नहीं होगी, महिलाओं की उपस्थिति नहीं होगी, तो लोकतंत्र अपने आप में अधूरा है। यह निष्कर्ष इस बात की चेतावनी भी है और इस बात का आह्वान भी करता है कि महिलाओं की आवाज के बिना हम पूरी कहानी को समाज के सामने लाने में सक्षम नहीं हैं। और ऐसी स्थिति में ना तो हम न्यायपूर्ण लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं और ना ही एक साझा भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। पारंपरिक रिपोर्टिंग में थोड़ी बहुत प्रगति हुई है, लेकिन उसका कोई विशेष प्रभाव दृष्टिगत नहीं होता है। पारंपरिक समाचार रिपोर्टिंग में 41% महिला रिपोर्टर हैं आज की तारीख में, जबकि 1995 में जब से यह सर्वे शुरू किया गया था, उस समय यह आंकड़ा मात्र 28% था। यह अध्ययन इस बात की ओर भी संकेत करता है कि महिला पत्रकारों की खबरों में पुरुष पत्रकारों की तुलना में जो कवरेज की संभावना है वो कहीं बहुत अधिक है। जब न्यूज रूम में लैंगिक समानता को स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे और महिला पत्रकारों की संख्या में निरंतर वृद्धि होगी, तो निश्चित रूप में उस संतुलन को कायम करने की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इन सब स्थितियों के बावजूद अभी भी किसी एक विषय पर आधिकारिक आवाज यदि कहीं से आती है तो वो पुरुष वर्ग से आती है। महिलाएं अक्सर चश्मदीद गवाह के रूप में ही स्थान पाती हैं। विषय विशेषज्ञ के रूप में अभी भी उनकी कोई उल्लेखनीय भूमिका या सार्थक हस्तक्षेप मीडिया में नहीं दिखाई देता है। भले ही वे उसके लिए योग्य हो, उनमें क्षमता हो, उनमें विश्लेषण करने का सामर्थ्य हो, लेकिन फिर भी उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। किर्सी माडी के अनुसार महिलाओं का यह अधिकार है कि वे स्वयं मीडिया में दिखें और उनकी कहानियां सुनी जाएं। अब यह जिम्मेदारी किन पर है? यह जिम्मेदारी है सरकारों पर, यह जिम्मेदारी है संपादकों पर, यह जिम्मेदारी है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, यह जिम्मेदारी है नीति निर्माताओं पर कि वे इस समानता के स्वप्न को साकार करने के लिए कहीं कोई बदलाव के लिए प्रयास करें। उन्होंने यह भी कहा है कि हम जब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हर न्यूज रूम में, हर खबर में महिलाओं की आवाज सुनाई न दे। इस रिपोर्ट का आकलन इस बात की ओर भी संकेत करता है कि जहां महिलाओं की खबरों में भागीदारी 1995 में मात्र 17% थी, वो 2025 में आते आते केवल 26% हो पाई है। निश्चय ही ये जो धीमी गति है, ये एक अवरोध है, ये एक रुकावट है। और इस रिपोर्ट में इस बात की सख्त चेतावनी दी गई है कि ये रुकावट महिलाओं के विकास में या समानता के लक्ष्य में एक बहुत बड़ी बाधा है। WACC ने दुनिया भर में एक ही दिन समाचार माध्यमों, रेडियो, टेलीविजन और अखबारों की सामग्री का लैंगिक दृष्टि से विश्लेषण करने का एक अध्ययन की शुरुआत की है।
इसके परिणामों को यूजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के धारा जे महिलाएं और मीडिया पर संवाद की जानकारी प्रदान की थी। तब से हर 5 वर्ष में यह अध्ययन किया जाता है। जीएमएमपी एक दीर्घकालीन शोध की पहल बन गई है। यह इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी है, जिसकी वैश्विक मॉनिटरिंग 6 मई 2025 को की गई थी। अर्थात पूरी दुनिया में 6 मई का वो दिन निर्धारित किया गया था जब समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन में प्रकाशित और प्रसारित खबरों का आकलन किया गया था एक कोडिंग के आधार पर। जीएमपीपी 2025 का संचालन WACC का अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय करता है। WACC इस परियोजना को संचालित करने के लिए एक वैश्विक समन्वय नियुक्त करता है। 2025 का जो ये संस्करण था, इसमें रॉड्रिगो मोलिना को ग्लोबल कोऑर्डिनेटर बनाया गया और उन्होंने यह दायित्व लंबे समय से इस परियोजना का समन्वय कर रही डॉक्टर साराह मचरिया से यह दायित्व ग्रहण किया था। डॉक्टर मचरिया जीएमपीपी की विशेषज्ञ सलाहकार जो समूह था, एक्सपर्ट एडवाइजरी जो ग्रुप था, उसको दिशा देती रही हैं। यह सलाहकार समूह संचार अध्ययन और लैंगिक समानता के विशेषज्ञों का एक समूह था, जो इस अध्ययन की रूपरेखा और विश्लेषण को एक प्रकार से दिशा निर्देश देते हैं। जीएमपीपी के संचालन में WACC के 8 क्षेत्रीय नेटवर्क जो पूरे वैश्विक स्तर पर बनाए गए हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं और विभिन्न महाद्वीपों और क्षेत्रों का जो गतिविधियां हैं, इनका ये आपस में समन्वय करते हैं। 120 देश इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और हर देश का एक राष्ट्रीय समन्वयक होता है जो उसका नेतृत्व करता है, जो अपने देश में स्वयं सेवकों की, जो अपने देश में ऐसे शोधार्थियों की टीम तैयार करता है जो ये डेटा एकत्रित कर इस अध्ययन में उनका सहयोग करते हैं। जीएमपीपी ने पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि किस तरह वैश्विक स्तर पर मीडिया में महिलाओं की उपस्थिति सदा से उपेक्षित रही है। एक प्रकार से ये आईना है जिसने नीति निर्माताओं को वस्तुस्थिति से परिचित कराया है। WACC और उसकी सहयोगी संस्थाएं ये मानती हैं कि मीडिया में महिलाओं का चित्रण निष्पक्ष व संतुलित ढंग से यदि किया जाएगा तो हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ेंगे और लैंगिक समानता के लक्ष्य को पाने में कहीं सफल हो पाएंगे। इसलिए जीएमपीपी का जो डेटा है वो एक तरह से इन मुद्दों की एडवोकेसी के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है, उसका सहयोग लिया जाता है। सरकार, समाचार संपादक और जो मीडिया की यूनिट्स हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मीडिया नीतियों और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए इन आंकड़ों के आधार पर कहीं प्रेरित हो सकते हैं, बाध्य हो सकते हैं। जीएमपीपी अपने इस शोध अध्ययन को एक मानकीकृत कोडिंग प्रोटोकॉल के तहत अध्ययन करता है। प्रत्येक खबर एक कोड शीट में भरी जाती है और उसमें ये उसकी एंट्री की जाती है कि खबर में महिलाएं और पुरुषों की उपस्थिति किस प्रकार से है, उसका विषय क्या है, साक्षात्कार का स्रोत क्या है, रिपोर्टर कौन है, या कोई लिंग आधारित रूढ़िवादिता कहीं उसमें दृष्टिगोचर होती है, आदि आदि। इन कोडिंग फॉर्म्स के माध्यम से उसका जो डेटा है उसको विश्लेषित किया जाता है, उसमें कितने प्रतिशत है, उसकी संख्या क्या है, और उसके साथ साथ उसकी गुणात्मक टिप्पणियां भी की जाती हैं। इस प्रकार प्रत्येक देश का एक मूल जो है, एक आधारभूत जो है, वो डेटा सेट बन जाता है। जीएमपीपी की जो ये पूरी प्रक्रिया है, ये एक तरह से स्वयं सेवी सहभागिता पर आधारित है। हजारों की संख्या में इस प्रकार के शोधार्थी या स्वयं सेवक या वॉलंटियर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें ग्रास रूट समुदायों के संगठन हैं, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी हैं, रिसर्चर हैं, पत्रकार और मीडिया विश्लेषक भी उसमें शामिल हैं। प्रत्येक देश से अनेक संस्थाएं, मीडिया संगठन, महिला संगठन,
पत्रकार संघ, अकादमिक संस्थान आदि इसके साथ जुड़ते हैं और कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर पर संयोजक की भूमिका का भी निर्वाह करते हैं और इस तरह के वॉलंटियर्स की जो भर्ती करते हैं, नियुक्ति करते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं, ये सारा काम इनके माध्यम से होता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WACC, यूनेस्को और UN Women मिलकर के इन टीमों को प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराते हैं, दिशा निर्देश देते हैं और समुचित उपकरणों की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं ताकि एक समान मेथोडोलॉजी पूरी दुनिया में रहे और उसके अनुरूप जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसका एक वैज्ञानिक आधार भी तय कर सकें। 6 मई जो इनका एक मॉनिटरिंग डे निर्धारित किया गया था, मॉनिटरिंग दिवस निर्धारित किया गया था, इसके तुरंत बाद प्रत्येक देश की टीम ने अपने कोड जो उन्होंने कोडिंग की थी उस डेटा को WACC का जो उनका सेंट्रली जो नेटवर्क है, सेंट्रल नेटवर्क है, उस पर वो उसको अपलोड कर देते हैं। और WACC का जो उनकी जो रिसर्च की टीम है जो इसमें शोध अनुसंधान कर रही है वो इन सभी देशों के डेटा को मिला करके एक ग्लोबल डेटाबेस तैयार करती है जिसमें GMMP के जो एक्सपर्ट ग्रुप है उसके जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो भी उसमें शामिल होते हैं और उन डेटा का एक बहुत विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। कहने का अभिप्राय यही है कि ये कोशिश की जाती है कि जो डेटा तैयार किया जाए उसका एक वैज्ञानिक आधार हो और उसकी स्वीकार्यता वैश्विक स्तर पर स्थापित की जा सके। ये सारा जो प्रयास किया जाता है ये मुख्य रूप से जो मीडिया है उसकी खबरों का अध्ययन किया जाता है, मीडिया की सामग्री का विश्लेषण किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में मीडिया की सक्रिय भागीदारी नहीं होती है। हालांकि जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से इनको सहयोग करते हैं, अर्थात उनकी सामग्री का विश्लेषण करने के लिए सुविधा या उनका जो आर्काइव्स है उस पर रिसर्चर को जाने की सुविधा वो देते हैं। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया हाउसेस का भी इनको सहयोग मिलता है और जो पेशेवर पत्रकार होते हैं वो कोडिंग आदि में भी किसी रूप में सहयोग करते हैं और जो मीडिया से जुड़े हुए प्रशिक्षण संस्थान हैं वो भी इसके साथ जुड़ते हैं और इस अध्ययन में कहीं अपनी एक सार्थक भूमिका का निर्वहन करते हैं। कई देशों की सरकारों ने इन आंकड़ों पर अध्ययन किया है और उस पर विचार विमर्श के लिए अलग अलग मंच भी उपलब्ध कराए हैं और उसके आधार पर राष्ट्रीय नीतियों को तय करने की दिशा में वो आगे बढ़े हैं। तो इस प्रकार जब नीतिगत बदलाव पर कहीं विचार होगा, चर्चा होगी, तो यह मान सकते हैं कि GMMP की यह सफलता है और यह सफलता टिकी है सभी के सामूहिक प्रयासों के आधार पर। ग्रासरूट कार्यकर्ताओं से लेकर के प्रोफेसर, पत्रकार और विश्लेषक जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो सब किसी न किसी रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। 4 सितंबर को UN Women और WACC ने एक वेबिनार का आयोजन किया था जिसका विषय था हाफ द वर्ल्ड 1/4 ऑफ द न्यूज़। इस शीर्षक से उस वेबिनार में उसके जो निष्कर्ष थे रिपोर्ट के उनको सभी के साथ साझा किया गया था और उसकी समीक्षा की गई थी। इस रिपोर्ट में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जो अब डिजिटल माध्यमों का जिस तेजी के साथ विकास हो रहा है या प्रसार हो रहा है उन्हें भी कहीं इसमें जोड़ा जाए ताकि जो इस वर्ष की जो रिपोर्ट आ रही है इस बार की उसकी भी कहीं विश्वसनीयता जो है वो कायम हो सके। और कई स्तरों पर इसको डबल चेक किया गया और उसके वैलिडिटी टेस्ट भी किए गए। कुछ देशों के जो असामान्य जो बिंदु थे या निष्कर्ष आए उन पर मैनुअल समीक्षा भी करवाई गई थी ताकि उस रिपोर्ट को एक विश्वसनीयता का आधार मिल सके और उसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो सके। यह रिपोर्ट केवल आंकड़ों का संकलन मात्र नहीं है बल्कि यह लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की अधूरी कहानी भी है। प्रश्न यह है कि जब न्यूज मीडिया में से समाचार माध्यमों में आधी दुनिया नदारद है तो क्या हमारा लोकतंत्र, क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने आप में पूर्ण कही जा सकती है? क्या उसकी सफलता संभव है? ये जो इतना बड़ा पक्ष है इसका, जो आधी आबादी जो कहीं उसमें उपेक्षित है, चुनौती ये है कैसे उसको इन लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, लोकतांत्रिक परंपराओं के साथ जोड़ा जाए। सभी देशों में इस रिपोर्ट के प्रति, इस अध्ययन के प्रति धीरे धीरे कहीं विश्वास बढ़ता जा रहा है
जहां 2020 में 116 देश थे, वहीं 2025 में 120 हो गए थे। संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। 2025 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऑनलाइन हिंसा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को भी पहली बार उनका विश्लेषण किया गया। ये जो उभरते हुए विषय हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, इनमें भी महिलाओं की आवाज लगभग अनुपस्थित रही। क्षेत्रीय आंकड़े बताते हैं कि कुछ देशों में स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन कोई भी क्षेत्र 30% से आगे नहीं बढ़ पाया। इसका मतलब ये समस्या क्षेत्र विशेष की नहीं है, बल्कि वैश्विक है। यह रिपोर्ट इस बात की ओर भी संकेत करती है कि लोकतंत्र केवल मतदान तक नहीं है। मतदान करके आपने अपने चुने हुए प्रतिनिधि संसद में या विधानसभा में भेज दिए, यही लोकतंत्र नहीं है। सही अर्थों में मीडिया लोकतंत्र का आईना है, लेकिन इस आईने में महिलाएं कहाँ है? और जब महिलाएं गायब है इस आईने में, तो हम कैसे लोकतंत्र को सफल या संतुलित मान सकते हैं? यह रिपोर्ट केवल आंकड़ों का जाल नहीं है, बल्कि यह रिपोर्ट एक जवाबदेही का दस्तावेज है। यह रिपोर्ट सरकार और नीति निर्माताओं के लिए एक चेतावनी है कि किस तरह से दुनिया की आधी आबादी की आवाज को दबाया जा रहा है। समाचार संस्थानों और संपादकों के लिए आईना बताया गया है कि किस तरह से वो अपनी रिपोर्टिंग में लैंगिक असंतुलन को बढ़ावा दे रहे हैं। समाज के लिए एक आह्वान है कि बिना महिलाओं की आवाज सुने हुए हम कौन सी प्रगति कर सकते हैं। महिलाओं की मीडिया में मौजूदगी और प्रतिनिधित्व यह विषय केवल मीडिया तक सीमित नहीं है, केवल अकादमिक चर्चाओं का विषय नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से भी बड़ी गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए किर्सी माडी ने कहा, जब महिलाएं अनुपस्थित होती हैं तो लोकतंत्र अधूरा होता है। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि जब मीडिया सिर्फ महिलाओं की पीड़िता वाली छवि को दिखाता है, तो उनके नेतृत्व और उनका वास्तविक योगदान है समाज, राष्ट्र और दुनिया के निर्माण में, वो कहीं छिप जाता है। हमें ऐसी कहानियां बताना जरूरी है जो महिलाओं के इन प्रयासों को समर्थन देता हो। हमें ऐसी कहानियां बताना जरूरी है जो केवल समस्याओं को संकेतित नहीं करता हो, बल्कि उन्हें समाधान की दिशा भी सुझाता हो। हमें ऐसी खबरें भी बतानी होंगी जो समानता की राह में रुकावटें पैदा करती हैं। आज लैंगिक हिंसा से जुड़ी हुई खबरों की कमी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जब इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं होती है तो हम वास्तविकताओं को गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं, और ये आम आदमी की सोच को प्रभावित करती है। लगभग 80% खबरें राजनीति, अर्थव्यवस्था या अपराधों पर केंद्रित होती है, जबकि लैंगिक हिंसा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उपेक्षित कर दिए जाते हैं। और अल्पसंख्यक महिलाओं की स्थिति तो और भी खराब है। ये रिपोर्ट बताती है कि अल्पसंख्यक समूहों के लोग केवल 6% दिखाए जाते हैं, और उनमें से सिर्फ 38% महिलाएं होती हैं। किसी महिला का अल्पसंख्यक समुदाय में होना तो 10 में से 1 से भी कम संभावना रखता है। आप सोच सकते हैं भविष्य की राह कितनी दुष्कर है। डिजिटल मीडिया ने जिस तरह से विस्तार पाया है, उससे अब थोड़ी बहुत उम्मीद है। महामारी के दौरान ऑनलाइन महिला रिपोर्टरों का प्रतिशत 2015 में 25% से बढ़कर 2020 में 42% तक पहुंच गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की अनस्टीरियोटाइप अलायंस, जो मीडिया और विज्ञापन में भ्रांत धारणाओं को मिटाने के लिए काम कर रही है, और ही फॉर शी जैसे अभियान या ही और शी जैसे इनिशिएटिव जो लिए गए हैं, जो पहल की गई है, वो महिलाओं को मीडिया में जगह दिलाने और उन रूढ़िवादिता की परंपराओं को, रूढ़िवादिता को चुनौती देने के जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें कहीं अपनी
महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रही है। यूएन विमेन ने इस धारणा को पुष्ट किया है या बल दिया है कि जैसे जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की 80वीं जनरल असेंबली निकट आती जा रही है, जेंडर समानता और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मजबूत बनाना हमारे लिए और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि पिछले 30 वर्षों में इस दिशा में विशेष प्रगति हमने नहीं देखी है। GMPP 2025 का यह स्पष्ट उद्घोष है, अब और देरी नहीं, हमें न्यूज रूम में महिलाओं की संख्या और उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना होगा। समाचारों में महिलाओं को विशेषज्ञ और निर्णयकर्ता के रूप में स्थान देना होगा, प्राथमिकता देनी होगी। अल्पसंख्यक महिलाओं की आवाज़ों को हमें प्राथमिकता से स्थान देना होगा। लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव पर मीडिया को और अधिक संवेदनशील होना पड़ेगा और उस रूढ़िवादी परंपराओं को चुनौती देने वाली पत्रकारिता को हमें प्रोत्साहित करना होगा। GMPP 2025 की रिपोर्ट केवल रिपोर्ट नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और समानता का एक दस्तावेज है। इस रिपोर्ट ने हमको इस बात पर सोचने के लिए मजबूर किया है कि हमारी प्रगति की रफ्तार बहुत धीमी है, महिलाओं की आवाज़ भी अभी बहुत सीमित और संकुचित है, और बिना महिलाओं के लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा लोकतंत्र अपने आप में अधूरा है, कमज़ोर है। यह रिपोर्ट केवल एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक कार्रवाई की पुकार है। जब तक मीडिया में महिलाओं की आवाज़ को बराबरी पर नहीं सुना जाएगा, हमारी हर कहानी अधूरी होगी और हमारा लोकतंत्र कमज़ोर रहेगा। लंबे समय तक उसको स्थायी नहीं रखा जा सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मीडिया संस्थान इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों पर विचार करते हुए भविष्य की एक ऐसी प्रभावी नीति तय कर पाएंगे, समाज को दिशा निर्देश दे पाएंगे, जिनके प्रति इस रिपोर्ट में चिंता प्रकट की गई है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।